बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम BSN 6 सेमेस्टर की सब्जेक्ट कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी पढ़ रहे हैं। कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी में आप लोगों के कोर्स का यूनिट 12 हमने स्टार्ट किया है, सोशल इश्यूज आफ्टर डिज़ास्टर। इसके 3 पार्ट्स हमने पढ़ लिए हैं जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम इसी यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। इसका पार्ट 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है, इस वीडियो लेक्चर के साथ हम कवर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को पार्ट 3 पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आप लोगों को डिज़ास्टर साइकिल डिटेल से पढ़ाया था। उसकी जो फर्स्ट फेज़ होती है, प्री डिज़ास्टर फेज़, प्री इम्पैक्ट फेज़, फिर इम्पैक्ट फेज़, फिर रिलीफ फेज़ और फिर रिहेबिलिटेशन फेज़, वो मैंने आप लोगों को डिटेल से समझा दी थी। फिर मैंने आप लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बताए थे, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स और एम्स जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे। आज हम पढ़ेंगे सोशल इम्प्लिकेशंस ऑफ डिज़ास्टर, कि जब डिज़ास्टर आ जाती है किसी सोसाइटी में तो उस सोसाइटी के उस डिज़ास्टर के बाद क्या इम्प्लिकेशंस होते हैं, उस डिज़ास्टर के लिए उनके इम्प्लिकेशंस क्या होंगे। कोई भी डिज़ास्टर जो है, कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है कि वो डिज़ास्टर से बिल्कुल जो है बचा हुआ है, उसमें डिज़ास्टर नहीं आ सकती। हर एक सोसाइटी में, हर एक एरिया में जो नेचुरल डिज़ास्टर होती हैं वो आती हैं। तो जब आती हैं तो उसके लिए उस सोसाइटी के इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। इम्प्लिकेशंस मींस के वहाँ के लोग जो है वो क्या क्या इंडिकेशन करते हैं, वो क्या लाहे अमल जो है वो तय करते हैं। तो लिखा है टेकिंग ए कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। क्या करना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना है। ऐसे अप्रोचेस करने हैं जिसमें कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो। क्यों? लिखा है इन दिस अप्रोच टू बिल्ड ए लोकल रिसोर्स इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड सर्विसेज, अटेंशन इज पेड टू द होल कम्युनिटी। क्या करना है कि लोकल रिसोर्सेज जो है वो बिल्ड अप करने हैं। लोकल रिसोर्स मीन्स के वहाँ की कम्युनिटी जो उस हादसे का शिकार होगी, जिस कम्युनिटी में वो हादसा आने वाली है, वो डिज़ास्टर आने वाली है, तो उस कम्युनिटी के अंदर ही रिसोर्सेज हमने डेवलप करने होंगे। और इसके लिए वो जो होल कम्युनिटी है तो उस पर हमने अटेंशन देनी होगी, उनको एजुकेट करनी होगी, उनको इस काबिल बनाना होगा कि वो खुद अपनी मदद आप कर सके जब उन पे ये डिज़ास्टर जो है ये अटैक कर ले। In this way, the people who provide services offer their knowledge and skill to similar groups in the community, and these trained local resources become the cause of relief and peace of the community. अब देख लें कि इसमें क्या किया जाता है कि जो स्किलफुल लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो अपने जैसे दूसरे लोग उस कम्युनिटी के अंदर तैयार करते हैं। कम्युनिटी के जो लोग होते हैं उनको वो ट्रेन करते हैं, उनको जो नॉलेज उनके पास है वो प्रोवाइड करते हैं, जो स्किल्स उन्होंने खुद सीखी हैं वो उनको भी सिखाते हैं। और फिर ये जो लोग तैयार करते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, तो वो लोकल रिसोर्स कहलाती हैं, और वही उस कम्युनिटी के लिए डिज़ास्टर के टाइम पीस और रिलीफ का बाइस बनती हैं। Focusing on groups and social networks instead of individual can help more people. ज़ाहिरी सी बात है कि अगर हमारा फोकस ग्रुप्स तैयार करने में हो, हमारा फोकस सोशल नेटवर्क बनाने में हो, तो फिर वो बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कि हम इंडिविजुअल्स पे काम करें। अगर पूरे कम्युनिटी पे हम काम करेंगे तो ज़्यादा लोग वॉलंटियर्स बनेंगे, ज़्यादा लोग स्किलफुल होंगे। जब ज़्यादा लोग स्किलफुल होंगे तो वो सही तरीके से इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकेंगे डिज़ास्टर को। लिखा है कि in addition, paying attention to the ruling values of the society will provide an appropriate answer to the culture in that society. और वहाँ के खुद के लोगों को हम तैयार करेंगे, और उनको तैयार करते वक्त, उनको ट्रेन करते वक्त अगर हमारा अटेंशन जो है उस सोसाइटी के उसूलों पे हो, उन सोसाइटी के जो रूल्स है, वहाँ के रेगुलेशंस हैं, तो उनको अगर हम फॉलो करते हुए उनको ट्रेन करें तो फिर जाके ये वहाँ के कल्चर कुछ भी जो है, कोई कल्चर के लिए भी अच्छी बात है कि वहाँ के कल्चर को हम कोई जो है नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। उनके कल्चर के मुताबिक अगर हम उनको ट्रेन करें और फिर वो उसी तरीके से अपने कम्युनिटी पे केयर प्रोवाइड करें, तो उस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, वो जो विक्टिम्स होते हैं, जो कि ज़ख्मी हो चुके होते हैं, तो उनको अगर उनके ख़ुद के लोग केयर प्रोवाइड करते हैं तो दूसरे जो बाहर से आए हुए एक्सपर्ट्स होते हैं, उन एक्सपर्ट से ज़्यादा वो अपने लोगों पे भरोसा करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो एक
इम्पोर्टेंट अप्रोच है कि कम्युनिटी को तैयार करना। और ये तो हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या करना है कि हम जो भी हॉस्पिटल्स के अंदर केयर प्रोवाइड करें या किसी भी जगह हम केयर प्रोवाइड करें तो वहाँ पे उनके नॉर्म्स को, उनके कल्चर्स को, उनके रिलीजियस बिलीफ को, उनको हमने कभी भी हार्म नहीं करना है, उनको कभी भी हमने कोई जो है नहीं छेड़ना है उनके साथ, उनको उनकी इज्जत करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हमने उनको केयर प्रोवाइड करना है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि उनके कल्चर्स को अप्रोप्रिएटली आंसर करते हुए उन्हें ट्रेन करना चाहिए। तो ये हम किस तरीके से करेंगे, जब वहाँ के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनको हम फॉलो करेंगे, उनको फॉलो करते हुए उनको ट्रेन करेंगे तो हम अप्रोप्रिएटली आंसर कर सकेंगे वहाँ के कल्चर को। दूसरा अप्रोच क्या है, दूसरा इम्प्लीकेशन क्या है, ट्रेन वॉलेंटियर्स हमने ट्रेन करने होंगे। ये भी इसी तरह ही की बात है कि द मेन प्रिंसिपल ऑफ सपोर्ट प्रोग्राम इज़ टू यूज़ वॉलेंटियर्स। सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसका मेन प्रिंसिपल यही है, मेन उसका काम यही है कि वॉलेंटियर्स को तैयार करना। द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग वॉलेंटियर्स इज़ टू लर्न बेसिक स्किल इन द फील्ड ऑफ क्राइसिस। और यहाँ पे उनको सिखाया क्या जाता है, वॉलेंटियर्स को ये सिखाया जाता है कि जब क्राइसिस हो तो क्राइसिस के दौरान जो बेसिक जो स्किल्स होते हैं वो उनको आने चाहिए, वो उन वॉलेंटियर्स को सीखने होंगे। ड्यू टू द फैक्ट दैट दीज पीपल आर मेंबर्स ऑफ द अफेक्टेड सोसाइटी, ये फैक्ट है कि वो जो मेंबर्स होते हैं, वो जो वॉलेंटियर्स होते हैं, वो उस सोसाइटी के खुद के मेंबर होते हैं। दे कैन रिएक्ट इमीजिएटली इन टाइम ऑफ क्राइसिस। तो जब क्राइसिस होगी तो वो इमीजिएटली एक्ट करेंगे एज़ कम्पेयर टू बाहर से कोई एक्सपर्ट आए। तो अगर वहाँ के लोग खुद वॉलेंटियर्स होंगे, वो ट्रेन होंगे, तो वो एक तो ये कि वो जल्दी जो है इमीजिएटली रिएक्ट करेंगे, इमीजिएटली रिस्पॉन्स शो करेंगे, एंड डियर फॉर दे आर कंसिडर्ड ए वैल्यूएबल रिसोर्स। इसीलिए ये वॉलेंटियर्स को ट्रेड करना, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच लेना, ये एक वैल्यूएबल रिसोर्स होती हैं। इन एडिशन, सिंस दीज पीपल आर मेंबर्स ऑफ द अफेक्टेड सोसाइटी, द इंजर्ड हैव मोर ट्रस्ट इन देम। वही बात कि वो मेंबर्स है उस सोसाइटी के, जो सोसाइटी अफेक्ट हुई है, तो वहाँ के जो इंजर्ड लोग होंगे तो वो उन पे ज़्यादा भरोसा करेंगे एज़ कम्पेयर टू बाहर से आए हुए जो एक्सपर्ट्स होते हैं। एम्पावरमेंट भी एक इम्प्लीकेशन है डिज़ास्टर के लिए। इसमें क्या होता है, इन एमरजेंसी एड प्रोग्राम्स दैट आर ऑलवेज देयर, द डेंजर इज़ टू ह्यूमिलिएट, passivate and disempower and make the survivors depend on the relief forces। हमेशा ये जो इमरजेंसी एड प्रोग्राम्स होती हैं तो उसमें हमेशा ये ख़तरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाया जाए, उनको ह्यूमिलेट किया जाए, उनको पैसिवेट किया जाए। पैसिवेट किसे कहते हैं, विक्टिम्स जो है उनको पैसिवेट करना, यानी उनको गैर जो है वो काम के काबिल बनने से उनको रोकना, उनको कह सकते हैं कि बेकारा बनाना, गैर फ़आल करना उनको। तो इस तरह के उनको मतलब ये कि उनको डिपेंडेंट बनाना उन सर्विसेज पे, उनको डिसएम्पावर करना। डिसएम्पावर मींस कि उनको वो जब डिपेंडेंट हो जाते हैं सर्विसेज के ऊपर, रिलीफ फोर्सेस के ऊपर, तो फिर वो डिसएम्पावर हो जाते हैं, ख़ुद के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये इसका बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है इस टाइम के लोग जो है उनको हम एमरजेंसी एड प्रोग्राम्स देते वक्त हम उनको बिल्कुल जो है उनकी एम्पावरमेंट को याद नहीं रखते, उनको डिसएम्पावर हम कर देते हैं। देखिए लिखा है, in general, relief organizations should be aware of that the quality of relief should be based on the principles of self-respect and independence of the people, so that it lead to the empowerment of people and emphasize their abilities and strengths। यानी जनरली कहने का मकसद ये है कि जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितने भी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि लोग प्रोवाइड करते हैं डिज़ास्टर अफेक्टेड पीपल के लिए, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनको इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ रिलीफ होती हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट और इंडिपेंडेंस के बेस पे होती हैं। अगर उन लोगों में हम एम्पावरमेंट पैदा करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको बताएं कि आप ख़ुद ये कर सकते हैं, आप ख़ुद उठे, आप ख़ुद जो है वो चल सकते हैं, आप ख़ुद यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, इस तरह अगर उनको हम इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ्स होंगे तो वो भी सामने आएंगी, और वो ख़ुद पे उनको भरोसा होगा कि हम ख़ुद के हालात को ख़ुद संभाल सकते हैं। और ये भरोसा बहुत ज़्यादा होता है उनके लिए, उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए।
फॉर दिस पर्पज़ सर्वाइवर शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन आल प्रोग्राम्स। इसीलिए जो सर्वाइवर्स होते हैं तो उनको एक्टिवली पार्टिसिपेट करने देना है, उनको अपने साथ शामिल करना है इन सब प्रोग्राम्स में, इन सब जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के प्रोग्राम्स होते हैं इनमें, ताकि उनके जहन में ये बात जो है वो डेवलप हो जाए कि हम अपने लिए ख़ुद जो है वो काम कर रहे हैं, हम जो है ख़ुद के हालात को ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। तो ये उनको एम्पावर करती हैं, उनके स्ट्रेंथ, उनके एबिलिटीज़ को ये सामने लाती हैं। सोशल पार्टिसिपेशन ऑफ सर्वाइवर्स इन रिलीफ एंड रिकन्स्ट्रक्शन। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिलीफ और रिकन्स्ट्रक्शन होती हैं तो उसमें वो जो लोग होते हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। Having a sense of control over the environment causes empowerment of people, a sense of belonging and ownership, and more efforts to solve problem। देखिए, अगर उनको इस बात का एहसास हुआ कि हम अपने environment पे ख़ुद कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने belonging, हमारे जो बिलोंगिंग्स हैं उनके ऊपर हमारा ख़ुद ओनरशिप है, हम ख़ुद उनका ख्याल रख सकते हैं, और इस तरह उनके जहन में अगर बात आ गई तो फिर वो मज़ीद कोशिश करेंगे कि प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकें। Therefore, in programs that use the participation of local people, the result are more stable and prosperous। तो जहाँ पे वो प्रोग्राम जहाँ पे लोकल लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं तो उसकी रिज़ल्ट मोर स्टेबल और प्रॉस्परस होती हैं। प्रॉस्परस मीन्स के सक्सेसफुल होती हैं, खुशहाल होती हैं, बिकॉज पीपल फील दैट दे हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स एंड कम्युनिटी थ्रू पार्टिसिपेशन। क्योंकि उनको ये महसूस होती हैं, वो लोग ये महसूस करते हैं कि उनका ख़ुद का कंट्रोल है उनके लाइफ पे, उनके कम्युनिटी पे। इसके अलावा एक और इम्प्लिकेशन ये भी है कि एक्यूरेसी इन द यूज़ ऑफ स्पेशलाइज्ड टर्म। अक्सर क्या किया जाता है कि डिज़ास्टर के टाइम पे जो लोग उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि वो लोग कितने मेंटली टॉर्चर हो चुके होते हैं, मेंटली वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उस टाइम। तो उस टाइम कोई ऐसा अल्फाज नहीं यूज़ किया जाए जिनसे उनको मेंटली कोई नुकसान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक तो वो लोग ख़ुद बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव है, और एक उनके सामने ये कहा जा रहा है कि ये अब PTSD का शिकार होंगे, इनको कोई मेंटल इशू हो सकती हैं, उनके सामने इस तरह कहा जा रहा है, तो फिर इससे वो ज़्यादा परेशान होते हैं। अगर वो PTSD का शिकार नहीं हुए हैं तो ये जो प्रोफेशनल्स हैं इनकी इन बातों की वजह से वो शिकार हो सकते हैं। तो इसीलिए कोशिश करनी है कि स्पेशलाइज्ड टर्म्स जो है वो एक्यूरेटली यूज़ किए जाएँ उनके सामने, उनके लिए कोई ऐसे अल्फाज यूज़ किए जाए जिनसे उनका हौसला बढ़े, उनको इंकरेजमेंट हो। Care must be taken in using specialized term because, for example, after a disaster such as an earthquake, many people may have symptoms such as reoccurrence or avoidance or feeling of sadness and depression, but all of them do not go beyond one sign. We cannot make diagnosis such as post-traumatic stress disorder or major depression। कि क्या होता है कि कोई भी इस तरह का वाक़या जब आ जाता है, जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया या कोई और डिज़ास्टर आ गई, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि उनको हाइपर एराउजल होती हैं कि रीअकर होगा, अब ये दोबारा आएगा, या फिर वो अवॉइडेंस में चले जाते हैं, चीज़ों को अवॉइड करते हैं, उनको वो डर होता है कि इनके साथ एक्सपोज अगर हो तो दोबारा वो कंडीशन उनको याद होगा, या फिर वो सैडनेस और डिप्रेशन के फीलिंग्स में भी चले जा सकते हैं। लेकिन सबके साथ नहीं हो सकता। कुछ लोग होंगे जिनको ये सिम्टम्स होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। तो इसीलिए हम कभी भी ये डायग्नोज नहीं कर सकते कि इनको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर्स है या मेजर डिप्रेशन में गया है, बंदा थोड़ा सैड है और हमने कह दिया कि देखो ये डिप्रेशन में जा रहा है। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। कन्वर्सली, using words with positive meaning and evoke a feeling of empowerment and participation such as term active survivors। इसके बरअक्स हमने ऐसे अल्फाज यूज़ करने होंगे जिनके पॉजिटिव मीनिंग्स हो, जो उनको इंकरेज करे, जो उनमें फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट जो है वो पैदा करे और फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेशन पैदा करे। जैसे कि एक्टिव सर्वाइवर्स, हम उनके लिए लफ्ज़ यूज़ उनके सामने करेंगे एक्टिव सर्वाइवर्स के, ये एक्टिव सर्वाइवर्स है, ये बच गए हैं, ये जो है हिम्मतदार है कि ये बच गए हैं उस डिज़ास्टर से। तो इस तरह एक्टिव सर्वाइवर्स का लफ्ज़ जब हम यूज़ करेंगे तो उनको फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट होगी और पार्टिसिपेशन वो करेंगे, वो इंकरेज हो जाएंगे।
प्रोवाइडिंग सर्विसेज फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट। और एक और इम्प्लिकेशन ये कि जैसे ही वो डिज़ास्टर हो और डिज़ास्टर का पता चले, ख़बर मिले, तो उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसी टाइम एक्शन नहीं लेते हैं, हम देर कर देते हैं, तो फिर वो लोग जो है इमोशनल डिस्ट्रेस में चले जाते हैं। उन्हें ये फील होती है कि हमारे ऊपर इतना बड़ा हादसा हुआ है और लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए लिखा है, प्रोवाइडिंग द सर्विसेज फ्रॉम द फर्स्ट मोमेंट कैन बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन हेल्पिंग पीपल टू डील विद द क्राइसिस। उस क्राइसिस के साथ डील करने के लिए अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनकी मदद करनी चाहिए। नेग्लेक्टिंग इमोशनल रिएक्शंस काजेज द क्रिएशन ऑफ पैसिव विक्टम। जब हम उनको निगलेक्ट करेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, उनके इमोशंस को, उनके इमोशनल रिएक्शंस को हम उसमें डिले करेंगे, चीज़ों को मामूली समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो विक्टम्स है वो पैसिव विक्टम्स बन जाएंगे। पैसिव विक्टम्स उन विक्टम्स को कहा जाता है जिनमें कोपिंग स्किल्स बहुत कमज़ोर होते हैं, तो ये उसमें चले जाएंगे। ये लोग जो है डिप्रेवेशन का फिर शिकार होंगे। इनको ये फील होगा कि हमारा किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। एंड एज ए रिजल्ट द प्रोसेस ऑफ रिकवरी एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल प्रोग्रेस मोर स्लोली देन यूजुअल। और ऐसे सूरत हाल में क्या होता है, उनकी रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। Practical and ongoing intervention. Due to the short term and long term effect that disaster have on people, psychological problems caused by disaster may not appear immediately, but they will take some time. As a result, it is necessary to continue the program of support and participation of local force by training local resources. देखिए मतलब ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ही डिज़ास्टर हो जाए तो सब लोगों में उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो उसके उस डिज़ास्टर की वजह से हुए हैं, तो वो उसी टाइम इमीडिएटली अपीयर हो। उसमें टाइम लग सकती है। तो इसीलिए केयर जो है उसको कंटिन्यू रखनी है, और ये जो लोकल रिसोर्सेज तैयार करना है, कम्युनिटी के लोगों को उनको सपोर्ट करके, उनको पार्टिसिपेशन का मौका दे के, तो ये जारी रखनी है। रोल ऑफ ए नर्स इन डिज़ास्टर। अब आप लोगों का क्या रोल है कि कोई डिज़ास्टर पेश आई है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों के रोल्स क्या होंगे। तो लिखा है, नर्स प्ले ए की रोल इन डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूडिंग रिस्क असेसमेंट एंड मल्टी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एट ऑल। नर्स का हर जगह पे रोल होता है, और इमरजेंसी क्राइसिस जब कहाँ किसी भी जगह हो तो वहाँ पे तो नर्स का रोल मज़ीद जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में भी नर्स का रोल है, रिस्क असेसमेंट करना, और इसके बाद जो मल्टी मैनेजमेंट होती है, यानी बहुत मुख्तलिफ ज़ावियों से जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करते हैं, तो उन सब में नर्स का रोल होता है। It is critical to delivery of effective responses to short, medium and long-term health need of disaster stricken population। तो ये एक critical role होती है इसमें नर्सेस का कि वो इफ़ेक्टिवली केयर प्रोवाइड करे, चाहे शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हुए हैं डिज़ास्टर के लोगों पे, मीडियम टर्म हुए हैं, लॉन्ग टर्म हुए हैं, तो उन सब के लिए जो है वो इफ़ेक्टिव रिस्पॉन्सेज प्रोवाइड करना ये नर्स की जिम्मेदारी होती हैं। डिटर्मिन मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट। नर्स ने क्या करना है, नर्स ने उस इवेंट के मैग्नीट्यूड को डिटर्मिन करना है कि ये जो इवेंट है ये बड़े पैमाने पे है या छोटे पैमाने पे है, माइनर डिज़ास्टर है कि मेजर डिज़ास्टर है। डिफाइन हेल्थ नीड ऑफ द अफेक्टेड ग्रुप। जो लोग अफेक्ट हुए हैं उनके हेल्थ नीड्स क्या हैं इसका पता करना है। इस्टेब्लिश प्रायोरिटी उसने इस्टेब्लिश करनी है, यानी ट्राइजिंग उसने करना है, देखना है कि रेड कैटेगरी में कौन से लोग हैं, येलो में कौन से हैं, ग्रीन में कौन से हैं, वाइट में कौन से हैं, ब्लैक में कौन से हैं। आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी ये देखना है कि इस डिज़ास्टर की वजह से कोई एक्चुअल या पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम हुई है तो वो कौन सी है। फॉर एग्जांपल कि कोई वाटर कंटामिनेशन तो नहीं हुई है बड़े पैमाने पे जिसकी वजह से आगे जाके जीआई डिसऑर्डर्स फॉर एग्जांपल जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लोगों में, या फिर कोई इतना बड़ा मैग्नीट्यूड वाला कोई मेजर डिज़ास्टर तो नहीं है कि जिसकी वजह से अभी पब्लिक हेल्थ इशू होगा, मेंटल डिसऑर्डर्स एपिडेमिक लेवल तक बढ़ जाएंगे। इस तरह इन चीज़ों का पता करना है। डिटर्मिन रिसोर्सेज नीडेड टू रिस्पोंड। जो रिसोर्सेज चाहिए है उनको पता करना है कि वो कितने चाहिए और कितने मौजूद हैं। कोलैबोरेट विद अदर प्रोफेशनल्स, दूसरे प्रोफेशनल के साथ मिलकर ये सारे काम करने हैं। मेंटेन यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड एंड कम्युनिकेशन। तो ये जो हमारी ड्यूटीज़ होते हैं इस दौरान, तो ये जो है एक यूनिफाइड चेन में होने चाहिए, कंटिन्यूसली होने चाहिए।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब देख लें स्ट्रेटजीज़ फॉर मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से स्ट्रेटजीज़ हैं। तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल लेवल पे भी हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है। नेशनल लेवल पे NDMA है जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। प्रोफेशनल लेवल में PDMA है, प्रोफेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, DDMA। NDMA, अब देख लें स्टूडेंट्स के नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का क्या काम होता है। तो लिखा है एज ए सीक्वल टू द डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक ऑफ 8 अक्टूबर 2005 द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस वाज promulgated with a view to establish and regulate an enhanced and progressive disaster management framework at the national, provincial, and local level for disaster mitigation, preparedness and response। क्या हुआ था कि जो 8 अक्टूबर 2005 का वो जो वाक़या था अर्थक्वेक का, मैंने जो पार्ट 2 थी, हाँ पार्ट 2 में मैं आप लोगों को जो मैंने स्टेटिस्टिक पढ़ाए थे पार्ट 1 में के पार्ट 2 में, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि उस टाइम जो पाकिस्तान की जनरल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल डेटा है तो उसके मुताबिक 87,500 फर्टिलिटीज़ हुई थी उस टाइम। तो इसीलिए उस टाइम ये एक ऑर्डिनेंस जो है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस एक बनाया गया था, एक कानून बनाई गई थी, और प्रोमलगेटेड कहते हैं जारी करने को। तो उस टाइम ये एक कानून जारी किया गया था कि प्रोविशनल लेवल जो है, प्रोविंशियल लेवल उस पे, और लोकल लेवल पे और नेशनल लेवल पे डिज़ास्टर प्रिवेंट करने के लिए, डिज़ास्टर के से पहले प्रिपेयर्डनेस के लिए और डिज़ास्टर के रिस्पॉन्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो है वो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA was established in 2007 with an aim to be at the forefront of disaster management in the country। पाकिस्तान के अंदर ये जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये 2007 को बनी थी, और इसका मकसद ये था कि जब भी कोई डिज़ास्टर हो कंट्री में तो सबसे पहले जो है उसके लिए ये एक्शन लें। इसके बाद PDMA जो है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, तो ये क्या है। तो लिखा है कि द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैज़ इस्टेब्लिश्ड ए प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन PDMC as well as district management disaster management authority DDMA on 27 October 2008 to promote enhanced disaster preparedness and management within the province। और हमारे प्रोविंस KPK के अंदर ये एक तो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन बनाई गई थी, और ये भी उसी वक्त 27 अक्टूबर 2008 को, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी ताकि डिज़ास्टर की प्रिपेयरनेस के लिए भी ये काम करे डिज़ास्टर से पहले, और फिर मैनेजमेंट के लिए भी काम करे इस प्रोविंस के अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये रेफरेंसेस हैं, अगर आपने डिटेल से ये यूनिट पढ़नी है तो इन रेफरेंसेस के थ्रू आप पढ़ सकते हैं। और ये यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा गया है कि फॉल डाउन 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। तो ये यूनिट आप लोगों का कवर हो चुका है, यूनिट 12 जो कि डिटेल से कवर हो चुकी हैं। काफ़ी सारे स्लाइड्स थे इसके। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सही तरीके से समझ में आ गई है। फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैंने MCQs भी बताए हैं इसमें, जो इंपॉर्टेंट MCQs जो मुझे लग रहे थे कि ये पूछे जा सकते हैं, तो MCQs भी मैंने आप लोगों को इसमें बताए हुए हैं लेक्चर्स के दौरान, तो वो भी आप लोग देख लें और अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें इससे रिलेटेड। इसके अलावा फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन, तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल लें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इसका कोई और यूनिट स्टार्ट करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।